हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं, वो है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स के अंदर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक है उसके ऊपर में हम लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा, इसको थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले तो हम लोग फील लेने की कोशिश करते हैं कि जो पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो इस चीज़ को आप लोग कभी देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और नॉर्मली आपको लैब में मिल जाएगा। जो पैथोलॉजिकल लैब होता है, जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, उस लैब में कभी जाइएगा तो इस टाइप का माइक्रोस्कोप आपको देखने को मिलेगा। या स्कूल्स में भी जो लैब होते हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी का जो स्टडी करते हैं, सेल्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें ये माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। तो इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बाहर से दिखने में रहेगा, अंदर से जो रहेगा वो हम लोग फिजिक्स में अभी रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। पर बाहर से कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये एक ट्यूब होता है, ये ट्यूब है जिसके अंदर यहाँ पर एक लेंस लगा होगा और यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इस ट्यूब में जो दो लेंस है, इन दोनों लेंस का क्या फंक्शन है। तो कम से कम दो लेंस होता है और इसके अंदर में अगर देखिएगा जिसका मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें दो नहीं बल्कि हज़ारों लेंस लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, फिर यहाँ भी बहुत सारे लेंस लगे होते हैं और फिर जा करके इमेज बनता है बहुत मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ये जो लेंसेज हैं इसमें एक दो तीन अलग अलग रोटेट करके पोजीशन अलग अलग यहाँ रखा जा सके, इसके लिए दिया हुआ होता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सो दैट कि इनका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है। ठीक, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, एक स्लाइड या जो भी चीज़ को आप देखना चाहते हैं, जो बहुत छोटी चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर के रख करके देख सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या है? यूज़ ये हो गया कि जो बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, या फिर जो सेल्स हैं, जैसे ब्लड के अंदर में ब्लड है, तो ब्लड को हम लोग देखते हैं तो कैसा, एक लिक्विड रेड कलर का लिक्विड केवल दिखाई देता है। ठीक है, फ्लूइड, ये जेल टाइप का सूखने के बाद। लेकिन उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो लिक्विड सिंपली नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल, ब्लड पार्टिकल्स जो हैं, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। इसी तरह से सेल जब पढ़ते हैं बायोलॉजी में, जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर और भी चीज़ें होते हैं, तो वो सारी चीज़ें किससे दिखाई देता है? इससे दिखाई देता है। तो एक पर हमारी आँख की रेजोल्यूशन की जो पावर है वो उतनी नहीं होती है कि देख पाएँ। फील लेने के लिए और भी चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पर एक मिरर दे दिया गया होता है। मिरर क्या करता है, इसको लाइट देता है सफिशिएंट, सो दैट कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर अच्छा खासा लाइट पड़े, तभी तो जाकर के दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आँख रखा हुआ रहेगा, यहाँ पर हमारा आँख रहेगा और फिर जा कर के हम लोग देखेंगे किस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा रहेगा उसको देखेंगे। और इस फंक्शन, मिरर का फंक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको लाइट कर दे। और ये सब तो स्टैंड है, इसको घुमाया जा सके अच्छे से, इसकी लेंथ को घटाया बढ़ाया जा सके, इस सब के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो वो डिटेल हम लोगों को पढ़ना नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग फील लेते हैं। सबसे पहले फील में देखिए क्या हम बता रहे हैं आपको। देखिए इस स्ट्रक्चर को समझिए, ये क्या है। अगर आप लोगों में से कई लोगों ने बायोलॉजी के स्टूडेंट हो गए तब तो पक्का पता होगा क्या है ये। ठीक है, ये गोल कलर के जो सर्कुलर डिस्क दिख रहे हैं, वो डिस्क जो है ये ब्लड सेल्स का, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो सेल्स है ब्लड के अंदर में, जो दिखता है नहीं आंखों से, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये दिखता है ब्लड के अंदर में। ठीक है, तो ये इसके शेप को, जो मतलब ब्लड के अंदर में बहुत छोटा सा होता है, उसको भी हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये जीव है, जीव के ऊपर में अगर ये देखिए एक अभी तो माइक्रोस्कोप नहीं दिखाया गया यहाँ पर, ये जो है आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा रहा है। तो जब मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा रहा है तो इसमें कुछ उभरा हुआ अजीब टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का। ठीक है, स्पाइक्स दिख रहा है। अब सोचिए कि इसको अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए, ये देखिए अजीब टाइप का दिख रहा है, बिल्कुल ही अजीब दिख रहा है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे जीव पर इस तरह के स्पाइक्स हैं, गाजर टाइप का बना हुआ है। ये इतना बड़ा दिख रहा है माइक्रोस्कोप से, जो कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट की तरह है, आंखों से हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये सब किसका कमाल है? माइक्रोस्कोप का कमाल है। नाम से ही पता चलता है माइक्रोस्कोप, छोटी सी चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं कि जो फील तो ले लिए हम लोग, फील ले लिए। फील लेने के लिए मैंने आपको ये दिखाया कि फील लेने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए देख करके कि माइक्रोस्कोप का क्या यूज है। उसके बाद इसके अंदर में ये जो हमने दिखाया ट्यूब, इसके अंदर में क्या क्या हो रहा है इस वाले में, वो हम लोग अब रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें प्राइमरीली दो लेंस लगे हुए होते हैं।
ठीक है, मैंने प्रिंसिपली बोला जाए तो 2 लेंस लगे होते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। 2 कॉन्वेक्स लेंसेस आर देयर। एक को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे को कहा जाता है आई पीस, जो कि आंख के पास रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव नॉर्मली छोटा होता है, उसका फोकल लेंथ कम होता है, और आई पीस जो होता है वो बड़ा होता है और उसका फोकल लेंथ थोड़ा सा इसके कंपेयर में, ऑब्जेक्टिव के कंपेयर में 5-6 गुना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस है हमारे पास। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बारे में हमने देखा कि जो होता है इसमें हो रहा है। तो एक डायग्राम बनाया जाए। ठीक है, मान लीजिए 2 लेंस हमने ड्रॉ किया, ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है और दूसरा जो है बड़ा वाला जो है वो आई पीस है। ऑब्जेक्टिव नॉर्मली छोटा होता है, उसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को मोटा बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में पहले इमेज बनेगा, और वो जो इमेज बनेगा वो आपका बनना चाहिए रियल और इन्वर्टेड। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हम इमेज बनाते हैं, यहाँ पर इमेज बना देते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ बना देते हैं। ये बना दिए रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन जो है वो हो सकता है मैग्निफिकेशन कुछ बड़ा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो कैसा रे डायग्राम आएगा, देखिए सेंटर से एक रे जाना चाहिए जो अनडेविएटेड जाएगा। ठीक है, और एक रे हम लोग दिखाएंगे कि पैरेलल जाए और उसके बाद फोकस से जाए। अब यही रे जो है आगे की तरफ अगर हम बढ़ाते हैं, मानिए ये 2 रे हमने दिखाया, तो इमेज तो बन गया हमारा। ठीक है, अब यही रे मान लेते हैं आगे की तरफ, या दूसरा रे भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। सपोज कीजिए कि ये जो है इसके फोकस के, इसका जो मैंने आई पीस का जो फोकस है, इस वाले लेंस का फोकस यहाँ है, तो इसका मतलब जो रियल इमेज जो बना है वो इसके फोकस के अंदर बना है, दूसरे वाले लेंस के फोकस के अंदर बना है। और अगर फोकस के अंदर में बनेगा तो कैसा इमेज होता है, याद कीजिए, फोकस के अंदर में बनेगा तो इरेक्ट और बड़ा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि एक रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए ऐसे। ठीक है, और आप डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आप जहाँ भी इमेज बनाना चाहते हैं वहाँ पहले इमेज बना लीजिए। जैसे यहाँ मैं चाहता हूँ कि इमेज बना दूँ बड़ा सा, इतना बड़ा इमेज बना देते हैं। ठीक है, किसका इमेज बन रहा है, मान लीजिए इमेज नाम देते हैं, ये P है, ये Q है, ये P डैश है, ये Q डैश है, ये P डबल डैश है, सॉरी P डबल डैश ये है, और Q डबल डैश नीचे वाला है, ये Q डबल डैश। तो अब ये इमेज हम बनाना चाह रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इस रे को इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि डॉटेड लाइन से पहले ड्रॉ कर लेते हैं ये, फिर ये। ठीक है, उसी को एक्सटेंड कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया, तो ये इमेज बनाने का तरीका है, जैसे कि गलत टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा इमेज। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब कि रे डायग्राम है। अब आंख कहाँ पे होना चाहिए, खुद से बोलिए, आंख कहाँ पे होना चाहिए, आंख आपका यहाँ पर है। ठीक है, तभी तो आपको बड़ा वाला इमेज दिख रहा है, जो सबसे बड़ा वर्चुअल इमेज है वो दिखेगा। यहाँ पर आपका क्या है, आंख। तो इस वाले लेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के पास में रखा हुआ है, और इस वाले को बोलते हैं आई पीस, क्योंकि यहाँ पे आंख हम लोग रखते हैं, आई रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस है। तो लेट फोकल लेंथ दोनों का एज्यूम कर लेते हैं, जो नॉर्मल नोटेशन है वही रखते हैं। लेट फोकल लेंथ बी, मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव का FO है और आई लेंस का FE नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए ये है, ये डिस्टेंस आपका क्या एज्यूम किया जाए, V ऑब्जेक्टिव, यहाँ से यहाँ तक जो है ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस है, तो V ऑब्जेक्टिव हो गया। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये U ऑब्जेक्टिव है, U ऑब्जेक्टिव, O मतलब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसी तरह से इसको अगर हम नाम दें तो ये हो जाएगा U आई पीस,
और ये जो ये नाम दे दें तो ये हो जाएगा वी आई पीस, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोप से हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें दो ऑप्शन है। एकदम क्लियर विजन के लिए 25 सेंटीमीटर चाहिए, सबसे बड़ा और क्लियर विजन देखना है तो आपको याद होगा कि हम जो देखते हैं उसमें दो तरीके हैं, या तो रिलैक्स्ड आई रहे या स्ट्रेन्ड आई रहे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ये डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, जो कि कैपिटल डी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जिसके बारे में बताएं, तो ये डी डिस्टेंस पे है। डी किस लिए? क्योंकि हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम? सपोज कीजिए कि ये जो है एंगल आई पीस पर जो एंगल बनता है वो एंगल है, आई पीस के सेंटर पे बना रहे हैं एंगल, ये एंगल सपोज कीजिए थीटा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर बिना इस माइक्रोस्कोप के अगर ये सारा चीज़ हटा देते हैं तो यहाँ पर आँख रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आँख रखते हैं तो विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट जो है अपने साइज के हिसाब से कितना बनाता? वो बनाता आपका, इसी पर दिखाएंगे तो थोड़ा सा क्लम्जी हो जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल है इतना ही एंगल बनता थीटा नॉट, ठीक है। इसका मतलब डी डिस्टेंस रहता और ये एच हाइट रहता, ऑब्जेक्ट का हाइट एच, ये एच डैश, ये एच डबल डैश एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है थीटा के लिए हम एक लाइन यहाँ पे दिखा देते हैं थीटा नॉट के लिए कि अगर एच हाइट रहता, ये एच हाइट है तो ये डी डिस्टेंस है, तो ये जो एंगल बनता वो क्या हो जाता? थीटा नॉट, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के। तो मैग्निफिकेशन जो हम लोग लिखेंगे वो मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे? वो हो जाएगा मैग्निफिकेशन आपका थीटा बाई थीटा नॉट, इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। और यही थीटा बाई थीटा नॉट को नॉर्मली अगर थीटा स्मॉल हो तो टेन थीटा बाई टेन थीटा नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारा काम यहाँ पे आपको हो जाएगा, थीटा बाई थीटा नॉट या टेन थीटा बाई, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? नियर पॉइंट विजन के लिए, ठीक है। थीटा बाई थीटा नॉट इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल जो नॉर्मली होता है, लेंस का अपर्चर कम रखिएगा तो थीटा स्मॉल ही होगा। इस थीटा इज स्मॉल, थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा और थीटा नॉट नियरली इक्वल टू टेन थीटा नॉट, थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा नॉट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कर दीजिए तो m इजकल टू आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जा रहा है m इजकल टू, देखिए क्या आएगा? m इजकल टू आ जाएगा थीटा, थीटा मतलब h जो आप लिखे हुए हैं h डैश लिखे हैं ना, h डैश बाई यू ई लिख सकते हैं, h डैश बाई यू ई, h डैश बाई यू आई पीस, ठीक है। डिवाइड बाई ये थीटा का वैल्यू हो गया, डिवाइड बाई थीटा नॉट है h बाई डी, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका हो जा रहा है h डैश बाई एच डी बाई यू ई, ये हो जा रहा है h डैश बाई एच डी बाई यू ई। ये मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैग्निफिकेशन भी है। तो h डैश बाई एच जो है वो आपका v बाई यू होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हाइट का जो रेशियो होता है एक सिंपल लेंस में, ये लेंस में, वो आपका v बाई यू हो गया, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h डैश बाई एच, अगर साइन के साथ प्रॉपर लिखें तो ये h डैश बाई एच प्रॉपर साइन के लिखेंगे तो h डैश नेगेटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस h लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस v बाई यू, v ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव टाइम्स d बाई यू ई, ये हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्या? मैग्निफिकेशन निकालने में, ठीक है। अब v ऑब्जेक्टिव बाई यू ऑब्जेक्टिव है, v ऑब्जेक्टिव बाई u ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद क्या है आपका d बाई यू ई। अब d बाई यू ई को निकालना पड़ेगा, कैसे निकाला जाए d बाई यू ई? तो थोड़ी देर के लिए d बाई यू ई पहले निकालते हैं। तो d बाई यू ई कैसे निकालें? आई पीस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू ई, वी ई 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ ई, ठीक है। फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आई पीस को ध्यान से देखिए, तो आई पीस के लिए यू ई नेगेटिव है ना, यू ई नेगेटिव है, और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर से लाइट आ रही है, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं आई पीस के लिए, फॉर आई पीस के लिए इक्वेशन लिखते हैं, फॉर आई पीस के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो 1 बाई वी, तो 1 बाई माइनस डी
-1/UE है तो -UE कर देते हैं, ठीक है। ये भी तो नेगेटिव है, UE इज इक्वल टू 1/FE, F पॉजिटिव है तो यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है, V नेगेटिव, U ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है, और F पॉजिटिव ये है, ठीक है, साइन कन्वेंशन से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D, ठीक है। D से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो D/UE इक्वल टू हो गया 1 प्लस D/FE, ये आया। अब हमारे पास यही चीज़ चाहिए था D/UE, तो D/UE इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया, M इक्वल टू हो गया V ऑब्जेक्टिव बाई U ऑब्जेक्टिव टाइम्स 1 प्लस D/FE, ये आया। अब रही बात साइन की, साइन यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, -V/UE कि इसको पॉजिटिव करना है इसलिए, और 1/1 प्लस FE डिवाइड, तो सारे पॉजिटिव अगर प्रॉपर साइन लेंगे तो उस हिसाब से ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन किसका, माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एट नियर पॉइंट विजन। नियर पॉइंट क्यों बोलें, क्योंकि डी की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में आई जो होता है मोस्ट स्ट्रेंड होता है, नियर पॉइंट विजन सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आई को, नियर पॉइंट विजन, ठीक है, नियर पॉइंट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। फार पॉइंट विजन के लिए क्या करेंगे, फॉर फार पॉइंट विजन आपको पता है फार पॉइंट के लिए D/UE, UE जो हो जाएगा वो फोकस हो जाएगा, ठीक है, किसका, इसका आईपीस का, ठीक है, तो D/FE हो जाता है। ध्यान दीजिए अगर इन्फिनिटी पे अगर मुझे इमेज बनाना हुआ तो इसके सिंपली इसको फोकस पे रख देना है, यहाँ इसके फोकस पे आ जाना है ये, ठीक है, इसके फोकस पे रख देना है तो अपने आप इन्फिनिटी पे बनेगा। तो मैग्निफिकेशन जो लिखेंगे D/UE, तो UE क्या हो जाएगा, ये जो लिखे ना D/UE, तो UE का वैल्यू सिंपली F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस समय, -V ऑब्जेक्टिव बाई U ऑब्जेक्टिव टाइम्स D/F, ये कब हो जाएगा, एट फार पॉइंट, और इसको इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉइंट विजन, नॉर्मल विजन मतलब मैंने इमेज एट इन्फिनिटी, रिलैक्स्ड आई के लिए होता है ये, क्लियर है। तो मैग्निफिकेशन याद रहेगा, और ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों मैग्निफिकेशन का क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों ही, एक फार पॉइंट के लिए जो कि इन्फिनिटी पे इमेज बनाता है, रिलैक्स आई रहता है, और दूसरा नियर पॉइंट के लिए जो कि नॉर्मल आई में 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनाता है। और इसमें इमेज क्या हो रहा है, याद रखिए इमेज जो हो रहा है वो वर्चुअल हो रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखिएगा तो इन्वर्टेड है, लेकिन केवल आईपीस के हिसाब से देखिएगा तो वो इरेक्ट है, क्लियर है। अच्छा, मैग्निफिकेशन जानने का एक और तरीका है, इसके मैग्निफिकेशन इतना जो मैंने कहानी बताया, ये डेरिवेशन वगैरह किया, उसके अलावा एक और तरीका है, वो तरीका थोड़ा इजी है। वो क्या है कि इस टोटल का जो मैग्निफिकेशन, जब भी ऐसे बहुत सारे मतलब लेंसेस हो तो टोटल का मैग्निफिकेशन जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका मैग्निफिकेशन तो हम लोग जानते ही हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फार पॉइंट के लिए और नियर पॉइंट के लिए हमें पता है। तो आईपीस का मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या था, क्या था इसका अल्टरनेटिव मेथड, क्या था फिर इसका अल्टरनेटिव मेथड, इसका अल्टरनेटिव मेथड था कि m जो होगा माइक्रोस्कोप का दैट इज इक्वल टू m ऑब्जेक्टिव इंटू m आईपीस, और m ऑब्जेक्टिव जो है वो -V ऑब्जेक्टिव बाई U ऑब्जेक्टिव है, और आईपीस क्या है, आईपीस तो हमको पता ही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो इसका हो सकता है 1 प्लस D/FE। ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखे हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का ये मैग्निफिकेशन होता है, बिना डेरिवेशन के लिख सकते हैं। ये हो जाता है फॉर नियर पॉइंट, ठीक है, और दूसरा वाला ये जो हो जाएगा V ऑब्जेक्टिव बाई ऑब्जेक्टिव इंटू D/FE, ये फॉर नॉर्मल विजन, फार पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि डायरेक्ट भी हम ये लिख सकते थे, थोड़ा सा उधर डेरिवेशन दिखा दिए, इधर एक ट्रिक बता दिए आपको कि हमेशा ऐसे याद रखिएगा तो भी चल जाएगा, फार पॉइंट के लिए ये होगा, नियर पॉइंट के लिए ये होगा, क्लियर है। अब यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, और माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है बताइए तो कितना होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30-40 से लेकर के 1000 तक या उससे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब ये नॉर्मल रेंज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है देखने का, क्योंकि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि 10,000 20,000 गुना अगर करना हुआ तो वो
और टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, केवल लेंस से नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव इन द आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी एडजस्टेड बिटवीन 9.8 एंड 11.8 सेंटीमीटर। मतलब वो जो ट्यूब का जो लेंथ है, वो ट्यूब मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर एंड आई पीस का है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेंज ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर इफ द इमेज इज ऑलवेज नीडेड एट 24 सेंटीमीटर। इमेज को कहाँ बनाना है, 24 सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी का वैल्यू हो गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीफिकेशन बता रहा है कि कम से कम किस रेंज में मैग्नीफिकेशन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो एक बार इसके लिए मैग्नीफिकेशन निकालिए, एक बार इसके लिए निकालिए, दोनों के बीच का जो होगा वो वहाँ से वहाँ वेरी करेगा। ठीक है, तो पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है v/u माइनस 1 प्लस डी बाई एफ आई पीस, यही है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर v/u पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका दिया है ऑब्जेक्टिव का कितना है 1 सेंटीमीटर, छोटा है फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट को इसका पहले हमें v/u निकालना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए, जब कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कैसे किया जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इमेज डिस्टेंस हमें पता है, क्या वी आई पीस पता है, वो कितना है 24 सेंटीमीटर पे बन रहा है, 24 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो आप डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से डायग्राम बना लीजिए एक, कि ये आपका आई पीस है, मान लीजिए ये आई पीस है, आई पीस है, तो आई पीस में कहीं भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे इमेज बन रहा है पहला लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, और उसके बाद क्या हो रहा है कि कहीं पर भी इमेज बना दीजिए, यहाँ इमेज बन रहा है, ये इमेज जस्ट एक फील लेने के लिए कि ऐसे जो हो रहा है। ठीक है, फील लेने के लिए केवल ये कि ऐसा हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है वी नहीं यू ई है, और यू वी जो है हमें नहीं पता है, और ये जो डिस्टेंस है ये डी है, फोकल लेंथ पता है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं आई पीस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आई पीस, सब में आई पीस लगा देते हैं। ठीक है, कितना रखेंगे यहाँ पर 1/-24 लिख सकते हैं, माइनस 1/ue इक्वल टू 1/fe मतलब 6 सेंटीमीटर, ये प्लस था, तो यहाँ 1/-1/ue जो हो गया वो हो गया 1/6 प्लस 1/24, जो कि कितना हो जाएगा 5/24। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें UE मिल गया, UE का वैल्यू हो गया -24/5, होगा कि नहीं, UE का वैल्यू आ गया माइनस में, माइनस ये इंडिकेट करता है कि इस साइड में होगा। ठीक है, इतना ही इसका सिग्निफिकेंस है UE। अब देखिए आपको दे दिया गया है क्या चीज़, ट्यूब के लेंथ का डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस दे दिया गया है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो आपको यहाँ से VO/UO निकालना है। ये मान लेते हैं कि आई पीस था, यहाँ कहीं ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको क्या पता चल गया, ये डिस्टेंस जब पता है टोटल का टोटल डिस्टेंस, तो UV उससे घटा दीजिए, मतलब 24/5 घटा दीजिएगा, तो आपका V ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका, जैसे पहला केस लेते हैं, पहला केस तो वो हो गया 9.8 माइनस 24/5, जो कि आपका आ जा रहा है, घटाइएगा तो 9, ये भी हो जा रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर V ऑब्जेक्टिव आ गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/v ऑब्जेक्टिव माइनस 1/u ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1/f ऑब्जेक्टिव, f ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो यहाँ से माइनस v ऑब्जेक्टिव बाई u ऑब्जेक्टिव का वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है। v ऑब्जेक्टिव में पता है 5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ v ऑब्जेक्टिव से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो रहा है 1 माइनस 1 v ऑब्जेक्टिव बाई u ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू v ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और फिर 1 उधर ले जाएंगे, v ऑब्जेक्टिव कितना है 5 सेंटीमीटर, 5। ठीक है, इसका मतलब माइनस v ऑब्जेक्टिव बाई u ऑब्जेक्टिव जो आ गया वो आ गया 4 सेंटीमीटर, 1 उधर चला जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इस केस में फॉर्मूला, अब तो सब कुछ पता है, तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन हो गया, केस 1 की बात कर रहे हैं, जब 9.8 सेंटीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है, तो ये हो गया 4 × 1 प्लस d/f, तो 1 प्लस d कितना है 24, और ये है 6, 6 × 4 5 20 सेंटीमीटर आया।
सॉरी 20 मैग्नीफिकेशन है ना, ये तो 20 आया। क्लियर है? तो एक पार्ट तो समझ में आ गया, दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करना है। एम आ गया 20 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट में क्या करना है, ये डिस्टेंस 9.8 की जगह क्या हो जाएगा 11.8। तो जब 11.8 होगा तो उस समय आपका VO कितना हो जाएगा, VO इक्वल टू हो जाएगा, निकालिए देखिए VO का वैल्यू कितना आ रहा है। VO आपका हो जाएगा, खुद से करके देखिए कि इस समय VO का वैल्यू क्या आ रहा है। तो आप करिएगा तो आपको मिल जाएगा VO इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन केस बी, सेकेंड केस में VO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब अप्लाई करिएगा एम मान लीजिए सेकेंड केस में M डैश है, तो M डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 5 जो कि 30 हो जाएगा। तो रेंज कितना हो गया, मैग्नीफिकेशन जो है वो लाई करता है 20 और 30 के बीच में। यही आपका आंसर है। थोड़ा सा खुद मेहनत कीजिए, खुद से करिए, क्योंकि केवल सारा कैलकुलेशन कर देने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आपको खुद से ट्राई करना है, चीज़ों को समझना है। लेकिन जब तक खुद से नहीं कीजिएगा तब तक प्रॉब्लम एक दो समझाने का मकसद इतना ही होता है कि आपको आइडिया समझ में आ जाए कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, केवल फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और कॉन्सेप्ट को समझा गया है डिस्टेंस वगैरह को लेकर के, जो कॉमन सेंस है और कुछ नहीं।